हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो यहां पर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें बात करना है कंट्री साइड के बारे में। कंट्री साइड का मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत ही सिंपल है कि जो गांव हैं, जो देहाती इलाके हैं, जहां पर किसान रहते हैं, जहां पर खेती होती है, उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, उस इलाके के बारे में बात करेंगे कि जब अंग्रेजों का इंडिया पर शासन स्थापित हो गया, इंडिया के अलग अलग इलाकों पर उनका कब्जा स्थापित हो गया, तो यहां पर अंग्रेज जो थे उनकी वजह से किसानों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, खेती पर क्या असर पड़ा, अंग्रेज अपना टैक्स कलेक्शन कैसे किया करते थे, वो किस तरीके से यहां पर सरकार मैनेज करते थे, ये सारी चीजें यहां पर हम लोग इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर यह तस्वीर है। इस तस्वीर की बात मैंने पिछले चैप्टर में भी की थी। तस्वीर की नहीं, ये जो इवेंट है ना, इस इवेंट की हमने बात की थी। क्या इवेंट था भाई? हमने देखा था कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में यहां पर जो अंग्रेज थे उनकी जीत हो गई थी। उसके बाद यहां पर एक संधि साइन किया गया था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल के। वो चीज वहां पर हमने देखा था। तो वही ये इवेंट है कि जहां पर रॉबर्ट क्लाइव और मुगल इंपरर के बीच में ये डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं कि जो अंग्रेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको क्या मिल रहा है? दीवानी राइट्स मिल रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, इसलिए इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई गई थी। और ये पेंटिंग बनाई गई थी उस समय के एक सरकारी पेंटर थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, उनके द्वारा। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। कहां से कहानी शुरू हो रही है भाई? जब जब वहां पर 1764 के बैटल ऑफ बक्सर में जो मुगल इंपरर थे उनकी हार हो जाती है, मीर कासिम की हार हो जाती है, अवध के नवाब की हार हो जाती है, उसके बाद जो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उससे कहानी यहां पर शुरुआत होती है। तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात कर रहे थे, जो मैंने आपको कहा था कि 1765 में साइन हुआ था, और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी बंगाल में, उसको बंगाल का दीवानी राइट्स दे दिया गया था। यह साइन हुआ था 12 अगस्त 1765 को। तो यहां पर यही चीज है कि ऑन 12 अगस्त 1765 the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal। अब भाई देखो, यहां पर आपके मन में पिछले चैप्टर ने आपने पढ़ा होगा, तब भी आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी, आपके मन में सवाल होंगे। यहां पर भी यह चीज पढ़ करके सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने पढ़ा कि जब मुर्शीद कुली खां गवर्नर थे, मतलब कि एक तरीके से बंगाल सूबा को संभालते थे मुगल एम्पायर के लिए, और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुर्शीद कुली खां ने खुद को नवाब घोषित कर दिया, खुद को आजाद घोषित कर दिया। तो भाई मुगल एम्पायर से वो तो अलग हो गए। तो फिर यहां पर मुगल एम्परर किस प्रकार से दीवान बना रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को? मुगल एम्परर के पास कहां से पावर आ गया बंगाल का दीवान घोषित करने का? तो देखो, बात यहां पर यह है कि जो बंगाल था वो एक प्रकार से आजाद हो चुका था। वहां पर अलीवर्दी खां या फिर मुर्शीद कुली खां, वो सब नवाब थे, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो शासन चल रहा था, वो शासन अभी भी मुगल एम्पायर के नाम पर चल रहा था। अभी भी मुगल एम्पायर का नाम इस्तेमाल होता था। उनको एक तरीके से नाम के लिए इज्जत दिया जाता था। भले ही उनका कोई ऑर्डर नहीं मानते थे, लेकिन उनकी बात अभी भी चलती थी, उनका नाम चलता था। तो एक तरीके से अभी भी डॉक्यूमेंट में, या फिर एक तरीके से जो नवाब थे बंगाल के, वो क्या थे? गवर्नर ही थे, लेकिन वो खुद को आजाद कर चुके थे, उनके कंट्रोल से बाहर थे, अपनी मर्जी से काम किया करते थे। लेकिन नाम यही था, कहा यही जा रहा था कि बंगाल में अभी भी किसका शासन है? मुगलों का ही शासन है, ऐसा वहां पर कहा जा रहा था, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब बैटल ऑफ बक्सर में जीत हो जाती है अंग्रेजों की, तो अंग्रेज अपने क्लेम को, अपने दावे को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं कि मुगल इंपरर से लिखवा लेते हैं कि भाई हम अब दीवान बन चुके हैं बंगाल के, ताकि उनकी जो अथॉरिटी है उस पर कोई सवाल ना उठा सके, कोई क्वेश्चन ना पूछ सके, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर 12 अगस्त 1765 को जो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल का दीवान बन जाती है। अब ये इवेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों?
आगे हम लोग को चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहां पर देखिए ये कहा जा रहा है कि ये जो इवेंट हुआ था, ये जो डॉक्यूमेंट साइन किया गया था, ये बहुत ही सिंपल से इवेंट में हुआ था। वहां पर दो चार लोग खड़े थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, मुगल बादशाह थे, और दो तीन अंग्रेज थे, दो चार लोग इधर से थे, बादशाह की तरफ से थे। उतना सिंपल सा इवेंट था। वहां पर कागज साइन हुआ, सभी लोग अपने घर चले गए। लेकिन यहां पर ये इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस वजह से यहां पर जो पेंटर अपॉइंट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, उसने इस इवेंट को बहुत ही ग्रैंड इवेंट के रूप में दिखाया था कि देखो कितना शानदार इवेंट है, जहां पर अंग्रेज आए और राजा को फोर्स किया। राजा ने वो क्या किया, डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए। तो यहां पर इस प्रकार से अंग्रेज जो थे वो अभी अपनी जीत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते थे, अपने जीत को, अपने इवेंट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते थे। ठीक है, अब यहां पर वही सवाल है कि भाई दीवानी राइट्स मिल गया, तो यहां पर दीवान होने का मतलब क्या होता है? दीवान होने का सिंपल मतलब है जो कंपनी है वो अब चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी है, जो भी इलाके उसके कंट्रोल में आते हैं। मतलब यहां पर अगर हम लोग बंगाल की बात कर रहे हैं तो बंगाल का चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर अब कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब यहां पर हम लोग जब बंगाल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यह क्लियर रखना होगा कि यहां पर बंगाल का मतलब आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, और साथ में यहां पर बिहार के और यूपी के कुछ हिस्से, यूपी के बनारस के साइड के हिस्से भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, साथ में झारखंड के भी कुछ हिस्से आ जाते हैं। ये सब इलाके मिला करके वो बंगाल जो है ना, बंगाल की बात हम लोग कर रहे हैं। समझ गए? तो यहां पर देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या बन गई? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई पूरे बंगाल का। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की यह जिम्मेदारी है कि वो किस प्रकार से लैंड को मैनेज करती है, किस प्रकार से वहां से टैक्स कलेक्शन करती है, रेवेन्यू लेती है, और उस पैसे का करती क्या है, खर्चा कैसे करती है। मतलब कि बंगाल के सारे रिसोर्सेज पर, सारे पैसे पर अब किसका अधिकार हो चुका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो चुका था। अब यहां पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन टारगेट क्या था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी करने क्या आई थी इंडिया में? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने आई थी, व्यापार करने आई थी। तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने फाइनेंसेस को, मतलब बंगाल के टैक्स को इस प्रकार से मैनेज करना चाहती थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो खर्चे हैं वो खर्चे निकल जाएं, और वो खर्चे उसके पूरे हो जाएं बंगाल के टैक्स से ही। उसको अपने देश से पैसा ना लाना पड़े, बंगाल से ही इतना टैक्स कलेक्शन कर लो कि भाई हम लोग अपना खर्चा पूरा कर लें, हम लोगों को पैसे की दिक्कत ना हो। तो यही चीज यहां पर कहता है कि अ ट्रेडिंग कंपनी मतलब कौन, किसकी बात हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चे क्या थे भाई? सबसे पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना है भाई? प्रोडक्ट खरीदना है, मतलब यहां से सामान खरीदना है ताकि उसको यूरोप में ले जाकर के बेच के प्रॉफिट कमाया जा सके। इसके साथ साथ यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब एक आर्मी है, उस आर्मी को भी मैनेज करना है, और उस आर्मी के जरिए उसको अलग अलग राज्यों से लड़ाई झगड़े करने हैं। तो उसका भी खर्चा कहां से आना चाहिए? बंगाल के टैक्स से आना चाहिए। यह उनका टारगेट हो चुका था। साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर थे, जितने भी रेसिडेंट थे, एजेंट थे, उन सबका खर्चा भी यहां पर बंगाल के टैक्स से ही आना चाहिए। ऐसा उनका प्लान था, ऐसा वो चाहते थे। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि ओवर द इयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated.
सिंपल सा बात है कि जैसे जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहां पर लोकल सिचुएशन को देखने लगी, जब वो दीवान बन गई, लोगों से डील करने लगी, गांव में जाकर के सिचुएशन देखने लगी कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, वहां पर पावर किसके पास है, किसका इज्जत होता है, किसको वैल्यू मिलता है, तब उनको यह समझ में आया कि भाई देखो हम लोग यहां पर एक प्रकार के एलियन पावर हैं। एलियन पावर कहने का मतलब कि हम लोग लोकल नहीं है, हम लोग बाहर से आए हुए हैं। तो हमको यह ध्यान रखना होगा कि भाई यहां पर किसी भी प्रकार से यहां लोकल जो पावरफुल लोग हैं, जो किसी गांव में कोई मुखिया है, किसी गांव में सरपंच है, किसी गांव का कोई हेडमैन है जो कि बहुत ही पावरफुल है, अपने गांव में उसकी बहुत ही इज्जत है, इस प्रकार के लोगों को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। लेकिन इनसे हमें झगड़ा नहीं करना है, इनको एक प्रकार से अपने विरोध में नहीं करना है, क्योंकि यहां पर अगर ये लोग अगर हमारे विरोध में आ जाएंगे तो हमारे लिए सिचुएशन को मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये लोग क्या तय करते हैं, अंग्रेज क्या तय करते हैं कि जो लोकल लोग हैं, जो हमेशा से यहां पर पावरफुल रहे हैं, लोकल इलाके में रूल करते आए हैं, जैसे कि जमींदार हो गए या फिर लोकल छोटे मोटे राजा हो गए या फिर गांव के सरपंच मुखिया हो गए, इस प्रकार के लोगों को क्या करना होगा, अपने साइड करके रखना होगा, दोस्ती करके रखनी होगी और इनको कंट्रोल भी करना होगा कि ये हमारे हिसाब से काम करें और हमारे विरोध में ना जाएं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये काम कैसे होता है, अंग्रेज देहाती इलाकों को कंट्रोल कैसे करते हैं, देहाती इलाकों में उनका शासन कैसे चलता है, यहां पर वो टैक्स कलेक्शन कैसे करते हैं, लोगों के राइट्स जो पहले हुआ करते थे उसमें कैसे बदलाव आते हैं, यहां के खेती के पैटर्न में कैसे चेंज आता है, ये सब चीजें यहां पर हम लोग क्लियर करेंगे। अब यहां पर देखिए सबसे पहला हमारे सामने टॉपिक क्या है भाई, रेवेन्यू फॉर द कंपनी। मतलब कि भैया जो कंपनी है उसको रेवेन्यू तो चाहिए। हमने अभी तुरंत ये डिस्कस किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जब दीवान बन गई तो वो दीवान बनने के बाद उसका टारगेट क्या था, उसका टारगेट था कि उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे पूरे हो जाएं। एक्सपेंसेस मतलब क्या, मतलब जो ट्रेड के लिए एक्सपेंस है, जो सामान खरीदने में खर्चा लगता है वो टैक्स से मिल जाए उसको, साथ में आर्मी मैनेज करने के लिए जो खर्चा लगता है वो उसको टैक्स से मिल जाए, ये उनका टारगेट था। तो उसके लिए उनको रेवेन्यू कैसे वो कलेक्ट करते हैं, तो ये चीज यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। कहता है कि द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। यहां पर बात क्या है, बात है कि देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवानी राइट्स मिल गया कि भाई आपको यहां का दीवान बनना है, आपको बंगाल से टैक्स कलेक्शन करना है, टैक्स जमा करके यहां पर खर्चा करना है, यहां पर नहर बनवाना है, कुआं बनवाना है, जो भी करना है आप करिए, आप यहां का पूरा राज्य आप संभालिए, पूरा इलाका संभालिए। तो लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को अभी भी ट्रेडर मानती थी, बोलती थी भैया हम लोग यहां पे सरकार चलाने थोड़ी आए हैं, हम लोग तो यहां पे ट्रेड करने आए हैं। अब ट्रेड करने में राज्य मिल गया है तो भैया हम राज्य चलाने थोड़े बैठ जाएंगे, हमको प्रॉफिट कमाना है अपने देश में, अपने जो व्यापारी हैं, अपने जो इन्वेस्टर हैं, उन लोगों को प्रॉफिट देना है। तो यहां पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी प्रकार से यहां पर कोई एक पूरा सिस्टम तैयार नहीं करना चाहती थी। मतलब कि गांव से टैक्स कलेक्शन करने के लिए आदमी रखना पड़ता है या फिर वहां पर कोई खर्चा करना है तो उसके लिए व्यवस्था बनाना पड़ता है। जैसे आज आपके देश में सरकार टैक्स कलेक्ट करती है तो सरकार ने एक जीएसटी डिपार्टमेंट बना करके रखा है, वहां पर हजारों लोग काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना करके रखा है। सरकार एग्रीकल्चर में खर्चा करती है तो उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। लोकल लेवल पर जमीन के लिए आपको ब्लॉक ऑफिस होते हैं, कर्मचारी ऑफिस होते हैं, तहसीलदार के ऑफिस होते हैं, सीओ सीआई होते हैं, बहुत सारा नेटवर्क सरकार चलाती है। तब जाकर के आपके देश में जनता से टैक्स कलेक्ट किया जाता है और जनता के लिए टैक्स खर्चा किया जाता है। तो इस प्रकार के चीज यहां पर ये अंग्रेज नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भैया हम अपना धंधा चलाएं, धंधा मैनेज करें, प्रॉफिट कमाएं, घर जाएं, हमको यहां पे बैठ के सरकार नहीं चलाना है, जनता का सेवा नहीं करना है। यह चीज यहां पर अंग्रेज यहां पर मानते थे। अब यहां पर
यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाहती थी कि जो रेवेन्यू उनको मिल रहा है, जो टैक्स मिल रहा है जमीन से, वो जितना ज्यादा हो सके वो उतना ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा संख्या में फाइन कॉटन और सिल्क को खरीद सकें और सस्ता खरीद सकें और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो कमा सके। अब यहां पर क्या हुआ, जब यहां से उनको शुरुआत में टैक्स मिलने लगा जो पुरानी व्यवस्था थी उसके हिसाब से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 5 साल के अंदर यहां से जो सामान खरीदती थी वो सामान का वैल्यू सीधे दुगना हो गया। मतलब जितना 1760 में जितने कीमत का सामान खरीदती थी 1765 में दुगना हो गया। मतलब 65 से 70, 60 से 65 मैंने बोल दिया, 1765 में जितना खरीदती थी 1770 में उसका दुगना हो गया। ठीक है, तो यहां पर कहता है बिफोर 1765, 1765 से पहले, बंगाल के दीवानी राइट्स मिलने से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहां से इंडिया से जो भी सामान खरीदती थी वो इंडिया में ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लाती थी और यहां के व्यापारियों को गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट करती थी और सामान खरीद करके ले जाती थी इंग्लैंड। लेकिन क्या हुआ, यहां पर बंगाल से जब इनको टैक्स मिलने लगा, बंगाल से इनको पैसा मिलने लगा, तो उस टैक्स का यूज करके यहां पर जितने भी सामान खरीदने होते थे एक्सपोर्ट करने के लिए, वो उसी टैक्स से ये लोग खरीद लिया करते थे। सोचो कि एक समय ऐसा था अंग्रेजों के आने से पहले कि यहां पर जो लोग थे उनके पास रेगुलर गोल्ड आता था, सोना चांदी आता था। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत बड़ी संख्या में सामानों का एक्सपोर्ट हुआ तो होता था आपको इंग्लैंड में, यूरोप में और भी देशों में। लेकिन क्या हुआ, जब अंग्रेज यहां पर आ गए, अंग्रेजों का बंगाल में कंट्रोल हो गया, तो यूरोप से सोना आना बंद हो गया। क्योंकि यहीं से टैक्स लेकर के, यहीं से जनता से पैसा लेकर के, और वो लोग यहीं से सामान खरीदते थे और उसको ऐसे ही उठा करके भेज देते थे, वहां पर इनको सामान को बेच देते थे और बहुत ही इनको प्रॉफिट हो जाता था। तो इस प्रकार से यहां पर जो है बंगाल का इन्होंने फायदा उठाना शुरू किया, बंगाल का इन्होंने टैक्स जो है अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ कि जब इस प्रकार से ये लोग सरकार चलाने लगे और यहां के टैक्स का उपयोग करके सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में लगा रहे थे, जनता की भलाई के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे थे, तो उसका असर भी लोगों के ऊपर दिखने लगा, उसका असर भी बंगाल में होने लगा। यही चीज कहता है कि सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices। धीरे धीरे क्या होने लगा, जब अंग्रेज यहां पर आ गए 1765 में, उसके बाद यहां से लोगों की स्थिति खराब होने लगी, बंगाल की पूरी इकोनॉमी बर्बाद होने लगी। क्यों होने लगी? हमने यहां पर अभी तक क्या बात किया, हमने बात किया बंगाल से मिलने वाला टैक्स का, कि बंगाल से टैक्स मिलता था उसको ये लोग अपना ट्रेड में लगा दिया करते थे और जनता के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, जनता के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं करते थे। ये तो चीज हमने देखा, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज समझिए कि बंगाल में पूरी तरीके से सत्ता किसके पास थी, पावर किसके पास था, कंट्रोल किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। अंग्रेजों के पास सेना भी हुआ करती थी। तो अंग्रेज जो होते थे वो ट्रेड करने के लिए जो सामान खरीदते थे वो यहां के लोकल लोगों से खरीदते थे। तो यहां के जितने भी लोकल लोग थे, कारीगर थे जो कि कपड़े वगैरह बनाने का काम करते थे, सिल्क या कॉटन या फिर जो भी चीज अंग्रेजों को चाहिए उसको बनाने का काम करते थे, उन सबको अंग्रेज जो थे वो डराते थे, धमकाते थे, प्रेशर डालते थे और उनको यह प्रेशर डाला जाता था कि वो लो प्राइस में इन सामानों को बेच दें। अब लो प्राइस में सामान बेचने के लिए जो कारीगर थे उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता था, तो कारीगर की जो आमदनी थी वो भी एक प्रकार से कम होने लगी या फिर हम कह सकते हैं खत्म होने लगी। क्योंकि देखो, एक तरफ से वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, जो कारीगर हैं, जो लोग हैं, उनसे सामान कम कीमत पर खरीद रहे हैं उनको प्रेशर डाल करके। दूसरी तरफ उनको जो टैक्स मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उसको यहां के जनता की भलाई के लिए एक भी रुपया नहीं खर्चा कर रहे हैं, बल्कि उस पैसे को लेकर के वो इंग्लैंड भेज दे रहे हैं, सामान लेकर के इंग्लैंड भेज दे रहे हैं। तो यहां पर दोनों तरफ से जनता को लॉस होने लगा। इससे क्या हो गया, यहां से जो कारीगर थे वो भागने लगे, बंगाल से दूसरे इलाकों में जाने लगे कि यहां पर भाई हम लोगों को फायदा भी नहीं हो रहा है, यहां पर इतना प्रेशर है, यहां इतना डर का माहौल है, तो यहां पर हम ये काम अब नहीं कर सकते हैं।
इसके साथ ही जो किसान थे उनको ऊपर भी बहुत प्रेशर था, क्योंकि किसानों से भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। जो उनकी जमीन होती थी, खेती की जमीन, उसके ऊपर उनसे टैक्स लिया जाता था। लेकिन उनसे भी जो यहां पर टैक्स लिया जाता था वो भी बहुत ज्यादा होता था, और इतना ज्यादा होता था कि किसानों को भी कोई प्रॉफिट नहीं होता था जब वो खेती करते थे। तो भाई वो भी एक प्रकार से ऐसे सिचुएशन में नहीं थे कि भाई जो सरकार चल रही है उसमें वो फल फूल सके या फिर उनका कोई फायदा हो सके। तो इस यहां पर क्या होता है, इसकी वजह से बंगाल में आर्टिसनल प्रोडक्शन डिक्लाइन में चला जाता है। मतलब जो कारीगरी का काम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, खत्म होने लगता है। इसके साथ साथ यहां पर जो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन है वो भी एक प्रकार से खत्म होने लगता है, क्योंकि न लोगों को खेती में फायदा हो रहा है, न लोगों को कारीगरी का काम करके फायदा हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति या तो कारीगरी या फिर खेती क्यों करेगा जब उसको फायदा ही नहीं है और बहुत सारा टैक्स उसको भरना है। तो कोई भी यहां पर यह काम करना नहीं चाहता था। बहुत एक तरीके से सिचुएशन खराब थी। अब इसके बाद आता है 1770 का फैमिन, 1770 का सूखा आता है। और यह सूखा इतना खतरनाक था कि वहां पर बंगाल में करीब 1 करोड़ लोग मर जाते हैं। कितने? 1 करोड़ लोग। अब 1 करोड़ लोग आपको समझ में इस बात से आएगा कि उस समय बंगाल की आबादी कितनी थी? 3 करोड़ थी। 3 करोड़ में से कितने मर गए? 1 करोड़ मर गए। सोचिए। और ये सब लोगों की मौत कैसे हुई थी? भूख से हुई थी। इतना खतरनाक सूखा आया था कि सब लोग भूखमरी से मर गए थे। और इसके अलावा जो लोग इन 3 करोड़ में से जिंदा भी बचे थे उनकी भी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, उनका शरीर भी बहुत ही कमजोर हो गया था। तो सोचिए कि इनके मात्र 5 साल के शासन में जो बंगाल था वो कैसी स्थिति में पहुंच गया था। ठीक है, यही चीज कहता है कि अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। मतलब कि 1/3 पॉपुलेशन, 3 करोड़ में से 1 करोड़ लोग जो थे वो मर गए थे। इतना बुरा सिचुएशन यहां पर हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है द नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। तो यहां पर जब इस सिचुएशन को अंग्रेज देखते हैं तो उनको भी यह बात समझ में आती है कि अगर यहां पर बंगाल का इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा तो फिर यहां पर जो सरकार चल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, उसको टैक्स कहां से मिलेगा? और टैक्स अगर नहीं मिलेगा तो फिर यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका फायदा कैसे होगा? तो यहां पर जो है, जो कंपनी के अधिकारी लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने वाले लोग थे, उनको यह समझ में आने लगता है कि हमें यहां पर लोकल जो लैंड है, जमीन है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और यहां पर एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि यहां पर प्रोडक्शन बढ़े और जिससे कि हमारा टैक्स रेवेन्यू भी बढ़े, हमारा टैक्स भी बढ़े। यह चीज यहां पर इनको समझ में आ जाती है कि भाई हमको यहां पर एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करना होगा जिससे कि हम लोग यहां पर टैक्स कलेक्शन कर सके। अब ये लोग करते क्या है, ये चीज समझते हैं। तो ये लोगों की ये बात मन में, ये बात समझ में आ जाती है जब सूखा आता है, उसी के बाद ये लोग ये चीज समझ जाते हैं। लेकिन 20 सालों तक ये लोग आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं और 20-25 सालों तक प्लानिंग करने के बाद जाकर के 1793 में एक ये सिस्टम लाते हैं जिसको बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था भाई? ये एक प्रकार का लैंड सेटलमेंट था। मतलब सिंपली समझिए कि एक सिस्टम था जिसके जरिए अंग्रेज टैक्स कलेक्शन करते थे और लैंड में इन्वेस्टमेंट करने का इनका प्लान था। इसमें सिस्टम में क्या था, ये इस चीज को देखते हैं। तो यहां पर देखिए, इस परमानेंट सेटलमेंट में यह था कि जितने भी पुराने राजा थे या फिर पुराने जितने भी तालुकदार थे, इन सबको जमींदार बना दिया जाता है। क्या बोला जाता है कि भाई आप लोग अब क्या हैं? जमींदार हैं। ठीक है भाई, जमींदार बना दिया गया। अब इनको यह जिम्मेदारी दे दी गई, यह अधिकार दे दिया गया कि ये लोग जो हैं, जो जमींदार हैं, वो किसानों से टैक्स लेंगे और उसके बदले में ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देंगे। मतलब कि जिम्मेदारी इन लोगों को दे दी गई, इन जमींदारों को जिम्मेदारी दे दी गई कि आप इस जमीन का मालिक हैं, आप जनता से टैक्स लीजिए, हमको टैक्स ला करके जमा कर दीजिए। अब यहां पर यह सिस्टम बनाया गया था कि इस सिस्टम में, यानी परमानेंट सेटलमेंट में,
जो टैक्स था उसको फिक्स कर दिया गया था। इसका मतलब यह था कि जो यहां पर हमारा कंपनी है, एक हो गया कंपनी, एक सेकेंड, जो यहां पर हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी किससे डील करेगी? कंपनी डील करेगी जमींदार से, जमींदार से डील करेगी। और जमींदार किससे टैक्स लेगा? पेजेंट से, किसान से टैक्स लेगा। तो यहां पर यह तय किया गया, इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर कंपनी ने तय कर दिया कि जमींदार से कितना टैक्स लेना है। मतलब यहां पर यह तय कर दिया गया कि जो जमींदार है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स देगा हर साल। जैसे मान लो कि कोई जमींदार है, उसके कंट्रोल में 10 गांव है, तो इसको बोल दिया गया कि भाई तुम जो हो ना 10 लाख रुपया हर साल हमको दे दो। मतलब यह जमींदार क्या करेगा? 10 लाख रुपया किसको दे देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। और ये अपने किसानों से, अपने इलाके से जहां पर उसकी जमींदारी है, वहां पर किसानों से जितना मर्जी टैक्स ले सकता है, ये उसको छूट दे दी गई। अब यहां पर यह क्यों किया गया था? ऐसा सिस्टम क्यों लाया गया था? तो ऐसा सिस्टम लाने के पीछे अंग्रेजों का यह कहना था कि यहां पर अगर हम लोग ये जो टैक्स है इसको अगर फिक्स कर देते हैं, अगर भविष्य में इसको नहीं बढ़ाते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स आते रहेगा, हर साल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स मिलते रहेगा, पैसा मिलते रहेगा, और हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ जो जमींदार हैं उनको भी यह टेंशन नहीं रहेगा कि हमको ज्यादा टैक्स देना है। तो जो जमींदार हैं उनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, उस पैसे को वो जमींदार अपने इलाके में जमीन को इंप्रूव करने में लगाएंगे, अपने इलाके में खेती को बढ़ावा देने में लगाएंगे। उससे क्या होगा? उससे यहां पर ज्यादा जमीन में खेती होगी, इलाके में ज्यादा खेती होगी और प्रोडक्शन यहां पर ज्यादा हो जाएगा। तो यह था सिंपली परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में सिंपली क्या था भाई? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया? उसने जमींदार बना दिए। एक खास इलाके का कोई पावरफुल व्यक्ति था, उसको जमींदार बना दिया। बोला कि भैया तुम इस इलाके के मालिक, इस इलाके से टैक्स लो, हमको एक फिक्स्ड अमाउंट दे दो, बाकी बच जाए तुम रख लो, तुम अपने इलाके में जनता की भलाई के लिए खर्चा कर देना, हमको हर साल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स तुम दे देना, बस हमको तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर यह इनका प्लान था। ठीक है, अब यह प्लान इनका फेल कर जाता है। प्लान क्यों फेल कर जाता है यह समझते हैं। तो यहां पर यह है कि जब परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया जाता है तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। कारण क्या था? कारण यह था कि जो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जब इस इलाके का भ्रमण करती है, बंगाल के इलाके का भ्रमण करती है, बंगाल मतलब बंगाल आज का बिहार और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड और यूपी के कुछ पार्ट्स। ठीक है, तो ये सब इलाकों में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लोग भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो इनको यह पता चलता है कि जो जमींदार हैं वो अपने इलाके में जमीन में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जमीन में इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब होता है? जमीन में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि भाई इरिगेशन का फैसिलिटी ला दिया, कहीं पर कुआं बना दिया, कहीं पर नहर बना दिया, कहीं पर जो है कोई और तरीका से पानी सप्लाई कर दिया, किसानों को अच्छा बीज दे दिया। मतलब किसानों की खेती को इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स लेने की बात यहां पर हो रही है। तो यहां पर जो जमींदार हैं वो क्या कर रहे थे? जमीन को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे। जमीन को वो किसी भी प्रकार से इंप्रूव करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने रेवेन्यू इतना ज्यादा फिक्स करके रखा था कि जो जमींदार थे उनको यह रेवेन्यू देना ही मुश्किल था। मतलब यहां पर जैसे इस सिस्टम में हमने बोला कि जमींदार कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट देगा, जैसे 10 लाख रुपया देगा। अब 10 लाख रुपया देगा तो ठीक है, लेकिन उसके इलाके में जो किसान हैं उनसे वो 10 लाख रुपया टैक्स लेने पाएगा तब ना। उसके इलाके में किसान उतने अमीर होंगे, उनके पास उतनी आमदनी होगी कि वो 10 लाख रुपया टैक्स दे दें, तो तब ना वो जाकर के कंपनी को देगा। तो यहां पर क्या था, जब कंपनी के अधिकारी असेसमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये टैक्स को इतना ज्यादा कर दिया था कि भाई इतना ज्यादा अमाउंट ये लोग मांग देते थे जमींदार से कि जमींदार के इलाके में उतना टैक्स कलेक्शन करना पॉसिबल नहीं था।
तो यहां पर जो जमींदार थे उनको कोई पैसा ही नहीं बचता था। पैसा बचना तो छोड़िए, कई बार वो कंपनी का जितना डिमांड था उतना पैसा भी नहीं दे पाते थे। तो यहां पर एक प्रकार से जमींदारों के पास कुछ बचता ही नहीं था, इसलिए यहां पर ये लोग इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे। अब इसके साथ यहां पर एक और प्रॉब्लम यह था कि मान लो कोई जमींदार है, वो सरकार को रेवेन्यू नहीं दे पाया। सरकार ने उससे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे बोला कि भैया तुम 10 लाख रुपया दोगे, और जमींदार उसको 10 लाख रुपया नहीं दे पाया, तो सरकार उसको जमींदार हटा देती थी, उसकी जमींदारी छीन लेती थी और दूसरे आदमी को जमींदारी दे देती थी। ठीक है, और उस जमींदारी का ऑक्शन तक कर दिया जाता था, नीलामी होता था कि जो सबसे ज्यादा टैक्स देगा हमको, उसको हम ये जमींदारी दे देंगे। इस प्रकार का यहां पर चीज हो जाता था। अब यहां पर इसकी वजह से जो जमींदार थे वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है, आगे चल के यहां पर धीरे धीरे क्या होता है, खेती में सुधार होने लगता है, खेती में प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। कब? 19 सेंचुरी की शुरुआत में। 19 सेंचुरी मतलब 1810 1820 के आसपास क्या होने लगता है, खेती में सुधार होने लगता है। जो खेती के अनाज हैं उनके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, जो खेती है वो ज्यादा इलाकों में होने लगती है। तो यहां पर क्या होने लगता है, किसानों की आमदनी बढ़ जाती है। अब किसानों की आमदनी बढ़ी है तो जमींदार को भी फायदा हो रहा है भाई, जमींदार को खूब पैसा मिल रहा है, जमींदार को टैक्स बढ़िया मिल रहा है, बहुत ज्यादा टैक्स मिल रहा है। अब यहां पर जमींदार को इनकम बढ़ गया। जमींदार का इनकम क्यों बढ़ा? क्योंकि खेती बढ़ गई, खेती बढ़ गई तो भाई अनाज ज्यादा उत्पादन हुआ, अनाज का दाम बढ़ गया तो ज्यादा टैक्स मिल रहा है, जमींदार का खूब फायदा हो रहा है। लेकिन भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, खेती अच्छा हो गया तो। क्यों फायदा नहीं हो रहा है भाई? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ने क्या किया है, पहले वो उसने बोल दिया है कि फिक्स्ड टैक्स होगा। अब फिक्स्ड टैक्स होगा तो वो ज्यादा कैसे ले लेगी? खेती बढ़ गया तो भाई जमींदार को ना मिलेगा, वो कंपनी को तो मिलेगा नहीं। अब यहां पर एक और सिचुएशन, अब देखिए क्या है भाई, जमींदार को ज्यादा पैसा मिल रहा है, जमींदार को खूब पैसा मिल रहा है, जमींदार को खूब फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी जमींदार जो है वो खेती को इंप्रूव करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों कोई काम नहीं कर रहा है? उसका कारण यह है कि बहुत सारे जमींदार जो थे वो पहले अपना जो जमींदारी है उनकी छीन ली गई थी, क्योंकि वो टैक्स देने नहीं पाए थे सरकार को। तो जमींदार जो थे वो सोच रहे थे कि भैया अभी पैसा मिल रहा है ना, अभी पैसा सब रख लो, क्योंकि हो सकता है कि अगला साल सरकार आए और हमसे जमींदारी छीन ले। जमींदारी छीन लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा सारा धंधा चला जाएगा। तो ये लोग सारा पैसा क्या कर रहे थे, जमा कर रहे थे, कोई भी खेती भेती में कोई खर्चा नहीं कर रहा था। तो इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे, इसलिए ये लोग जो थे किसी भी प्रकार से खेती में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। समझ गए? तो इसके साथ साथ यहां पर यह था कि जो जमींदार थे वो मेनली क्या काम कर रहे थे, वो खेती को इंप्रूव करने में नहीं लगे हुए थे, अपना झोली भरने में, अपना पॉकेट भरने में लगे हुए थे, क्योंकि उनको यह डर लग रहा था कि कभी भी उनसे यह जमींदारी छीनी जा सकती है। अब इसके साथ साथ यहां पर जो किसान थे, जो गांव में रहा करते थे, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यह सिस्टम। कारण यह था कि जो यहां पर किसान थे वो टैक्स या फिर रेंट किसको देते थे? जमींदार को देते थे। ठीक है भाई, अब साथ में जमींदार को टैक्स देते थे, लेकिन यहां पर जो जमीन थी उस पर किसानों का अधिकार नहीं होता था, क्योंकि किसान को जमींदार कभी भी हटा सकता था, किसी दूसरे किसान को खेती के लिए जमीन दे दिया, ऐसा हो जाता था। तो यहां पर क्या होता था, जो टैक्स लेता था, रेंट लेता था जमींदार, वो किसानों के लिए इतना ज्यादा होता था कि किसानों को कई बार साहूकार से, मनी लेंडर से उधार लेना पड़ता था, और वहां पर अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीन उनसे छीन ली जाती थी और वहां पर वो जमीन किसी और को दे दी जाती थी। तो किसान भी इस सिस्टम से परेशान थे, सब लोग परेशान थे, कंपनी परेशान थी, जमींदार परेशान थे, किसान परेशान थे, सब परेशान थे। इसके बाद यहां पर एक नया सिस्टम लाया जाता है हमारे इंडिया में, और इस नए सिस्टम का नाम होता है महलवारी सेटलमेंट। अब ये महलवारी सेटलमेंट क्या है, इसको यहां पर हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन यहां पर अंग्रेज क्या सोच करके इस नए सिस्टम को लाए थे, इसको जरा सा देखते हैं। तो यहां पर अभी तुरंत हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो अंग्रेज थे वो परेशान थे परमानेंट सेटलमेंट से, और इसके साथ साथ जो जमींदार थे वो भी परेशान थे, साथ साथ किसान भी परेशान थे, सब परेशान थे। जमींदारों और किसानों की तो एक तरीके से हमने
हमने बात कर ली कि वो क्यों परेशान थे। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें अंग्रेजों के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कि वो परमानेंट सेटलमेंट से क्यों परेशान थे भाई, तो इसको जरा सा हम लोग समझते हैं, देखते हैं। तो यहां पर क्या होता है, अर्ली 19th सेंचुरी में जो ज्यादातर कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उनका यह विश्वास हो जाता है, वो मानने लगते हैं कि ये जो हमने परमानेंट सेटलमेंट बनाया है, इसको अब चेंज करने की जरूरत है, इसको हटाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तुरंत देखा कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में, यानी 1810 1820 के आसपास क्या हुआ था, इंडिया में खेती बहुत डेवलप कर रही थी, बहुत खेती बढ़ गया था और जमींदारों को बहुत ज्यादा टैक्स मिल रहा था, उनको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में क्या था भाई, कंपनी को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स मिलता था। तो उस चीज को देखते हुए यहां पर इनका यह सोचना था कि भाई देखो, हमारी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लगातार अपना ट्रेड बढ़ा रही है, लगातार नए इलाकों को कैप्चर कर रही है, लगातार युद्ध कर रही है, और इससे सिचुएशन में जहां हमारा खर्चा बढ़ रहा है, यानी कि हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, हमारा वार का खर्चा बढ़ रहा है, वैसे सिचुएशन में हम लोग टैक्स को परमानेंटली फिक्स कैसे कर सकते हैं, और ऐसा करने पर हमको ज्यादा पैसा जो चाहिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, वो कहां से मिलेगा। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि भाई हमारा खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन हमने अपनी आमदनी फिक्स करके रखी हुई है, तो काम कैसे चलेगा। हमें अपनी आमदनी भी बढ़ानी होगी, मतलब कि टैक्स भी बढ़ाना होगा, यह चीज हमें करना होगा, ताकि जो हमारा सरकार चलाने का खर्चा है, ट्रेड करने का खर्चा है, उसको हम लोग पूरा कर सके। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी रहता है, यानी जो बंगाल है उसके नॉर्थ वेस्ट रीजन में, यानी कि सिंपली समझिए कि आपके बनारस के आसपास के इलाके में, आज के यूपी के बनारस के आसपास के इलाके में, यहां पर एक नया सिस्टम लाया जाता है, एक नया टाइप ऑफ सेटलमेंट ट्राई किया जाता है। अब यह सेटलमेंट लाया गया था शुरुआत में एक इंग्लिश मैन थे, मतलब अंग्रेज थे, हॉट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। अब यह सिस्टम लाया गया था 1822 में, 1822 में इसको लागू किया गया था। अब यहां पर इसको लाने का, इस सिस्टम की खासियत क्या थी, इसको समझते हैं। तो यहां पर हॉट मैकेंजी जो थे, ये एक तरीके से मानते थे कि भाई देखो, यहां पर इंडिया के सोसाइटी में जो गांव है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इस गांव के कंसेप्ट को हमें बनाकर रखना है, गांव के कंसेप्ट को एक तरीके से चलाना है, लागू रखना है। तो यहां पर ये जो सेटलमेंट किया गया था, टैक्स कलेक्शन का जो बेस बनाया गया था, वो गांव था। पहले क्या होता था, परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, एक बहुत बड़े इलाके, जैसे 20 गांव, 30 गांव, 40 गांव के इलाके को एक जमींदार को दे दिया जाता था, और जमींदार एक प्रकार से उस जमीन का मालिक हो जाता था। वो किसानों से रेंट लेता था, टैक्स लेता था, और बदले में वो कंपनी को टैक्स दिया करता था। यहां पर क्या किया गया, यहां पर यह तय किया गया कि जो टैक्स कलेक्शन होगा, वो कोई जमींदार नहीं करेगा, बल्कि गांव के स्तर पर टैक्स कलेक्शन होगा। मतलब हर एक गांव से हम लोग क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब यहां पर क्या हुआ, हॉट मैकेंजी ने अपने जितने भी अधिकारी थे, जैसे कि कलेक्टर्स थे, या फिर इनके साथ जितने भी अधिकारी लोग थे, उन सबको भेजा। ये सब लोग हर एक गांव गए, हर एक गांव में जाकर वहां पर जमीन को देखा, जमीन का सर्वे किया, जमीन का मापी किया, और इसके साथ ही वहां पर जो लोकल कस्टम्स हैं, लोकल प्रैक्टिसेस हैं, वहां पर कौन लोग खेती करते हैं, नहीं करते हैं, वो क्या खेती करते हैं, कितना खेती होता है, इन सब का रिकॉर्ड तैयार किया। इन सब का सर्वे करके रिकॉर्ड करने के बाद यहां पर तय किया गया कि भाई हर एक गांव से या फिर कुछ गांवों को मिला करके हमको कितना टैक्स मिलना चाहिए, यह चीज यहां पर प्लान तैयार किया गया। यही चीज कहता है कि द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। यहां पर क्या किया गया, हर एक जमीन को मापा गया, हर एक जमीन का टैक्स तय किया गया, और उसके बाद सभी जमीनों के जितने भी टैक्स हुए सबको ऐड करके एक गांव का टैक्स फिक्स कर दिया गया, एक गांव या फिर कई कंडीशन में कुछ गांवों को मिलाकर। अब यहां पर यह जो गांव हुआ ना, उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया महल, महल बोला गया, और यहीं से आया महलवारी सेटलमेंट, ठीक है। तो यहां पर
टैक्स कलेक्शन हर एक गांव के लिए अलग अलग था और हर एक गांव के जमीनों को माप कर कैलकुलेट करके उसका सर्वे करके टैक्स को यहां पर फिक्स किया गया था। अब यहां पर इस महलवारी सेटलमेंट में यह सिस्टम था कि यहां पर जो टैक्स होता था वो फिक्स्ड नहीं होता था, उसको बार बार रिवाइज करने का प्लान बनाया गया था कि हर कुछ समय के बाद यहां पर टैक्स को रिवाइज किया जाएगा और इसके साथ ही यहां पर टैक्स को कलेक्ट करने का जिम्मेदारी किसका होगा? यहां पर टैक्स कलेक्ट करने का जिम्मेदारी होगा विलेज हेडमैन का। मतलब जो गांव का मुखिया होगा, गांव का सरपंच होगा, गांव का हेड होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करे, टैक्स को कलेक्ट करे और साथ में सीधे वो जाकर के किसको दे देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहां पर क्या हो गया? ये हो गया आपका महलवारी सेटलमेंट। अब महलवारी सेटलमेंट में क्या किया गया भाई? महलवारी सेटलमेंट में यहां पर जो किसान होते थे, जो खेत में काम करते थे, वो टैक्स किसको देते थे? गांव के मुखिया को देते थे और वो जाकर के किसको टैक्स देता था? ब्रिटिशर्स को, यानी कि अंग्रेजों को टैक्स देता था। यहां पर देखिए, जो आपका बंगाल, बिहार, ये सारे इलाके थे, यानी जो बंगाल प्रेसिडेंसी में इलाका था, वहां पर कौन सा सिस्टम लाया गया था? वहां पर लाया गया था परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन आज के यूपी के बनारस और बिहार के बॉर्डर के इलाके में, इस इलाके में सबसे पहले महलवारी सेटलमेंट को ट्राई किया गया था और फिर आगे चल के यूपी में और साथ में पंजाब में, साथ में इसके साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी जाकर महलवारी सेटलमेंट को लागू किया गया था। तो यह एक नया सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन था जिसमें कि अलग तरीके से टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक और सिस्टम लाया गया था जिसको कि हम लोग रैयतवारी सेटलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैयतवारी सेटलमेंट। अब इसमें क्या सिस्टम था? तो यहां पर क्या हुआ, जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया मतलब जो तमिलनाडु वगैरह, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो इलाके आते थे, वहां पर इस प्रकार के परमानेंट सेटलमेंट को लागू नहीं किया गया था। मतलब कि उसको लागू करने से वो लोग बच रहे थे। ठीक है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या था? मतलब कि जो साउथ इंडिया था वहां पर यह देखा गया कि भाई वहां पर जैसे बिहार में, बंगाल में जमींदार होते थे या बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता था एक इलाके में, वैसा कुछ वहां पर नहीं था, साउथ इंडिया में नहीं था। इसलिए वहां पर नए प्रकार का सिस्टम लाया गया जिसको कि रैयतवारी सेटलमेंट बोला गया। अब यहां पर शुरुआत में यह जो सिस्टम था, इसको कहां पर लागू किया गया था? जो आपका टीपू सुल्तान का इलाका था, मतलब कि जो आपका मैसूर, जो टीपू सुल्तान जहां पर राज करता था, उसके कुछ हिस्सों में यह सबसे पहले ट्राई किया गया था और इस सिस्टम को डेवलप किया गया था थॉमस मुनरो द्वारा। मतलब कि एक प्रकार से लाया गया था यह कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, लेकिन उसको और सुधार करके, चेंज करके थॉमस मुनरो ने इसको यहां पर लागू किया था और पूरे साउथ इंडिया पर इसको फैला दिया था। अब यहां पर देखिए यही चीज कहता है, क्या कहता है? Reid and Munro felt that in the South India there were no traditional zamindars. साउथ इंडिया में ट्रेडिशनल जमींदार नहीं होते थे। अब यहां पर जो सेटलमेंट करने का प्लान था वो डायरेक्ट किसानों के साथ था। मतलब कि हमने क्या देखा, परमानेंट सेटलमेंट में एक मिडिल मैन होता था जो कि जमींदार, जिसको हमने देखा। फिर इसके बाद आया महलवारी सेटलमेंट। महलवारी सेटलमेंट में भी एक मिडिल मैन था, यानी गांव का सरपंच, गांव का मुखिया, गांव का हेडमैन, वो टैक्स कलेक्ट करके कंपनी को देने का काम करता था। लेकिन जब यहां पर रैयतवारी सेटलमेंट लाया गया तो यहां पर जो कंपनी थी वो उसने तय किया कि वो डायरेक्टली जो किसान है, कल्टीवेटर हैं, रैयत हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करेगी। बीच में कोई भी मिडिल मैन यहां पर नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर इसके लिए भी क्या किया गया, सभी किसानों की जमीनों को केयरफुली सर्वे किया गया और इसके साथ हर जमीन का रेवेन्यू असेसमेंट किया गया कि भाई हर एक किसान को कितना टैक्स देना है, यह एक प्रकार से सर्वे के बाद फिक्स कर दिया गया। अब यहां पर थॉमस मुनरो का तर्क यह था, उनका कहना यह था कि जो सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको फादर फिगर के जैसा काम करना चाहिए, यानी कि किसानों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और ऐसा करके हम अगर रैयतवारी सेटलमेंट लागू करते हैं तो किसानों का बहुत ही भला होगा। लेकिन यहां पर यह सिस्टम भी फेल हो जाता है। यह सिस्टम क्यों फेल होता है भाई? इसका एक तरीके से फेलियर का कारण यह था कि यहां पर जो कंपनी के अधिकारी लोग थे,
जिनका एक तरीके से यह जिम्मा था कि उनको टैक्स लेना है, उन्होंने जब इन इलाकों का सर्वे किया, साउथ इंडिया में जमीनों का सर्वे किया, किसानों को कितना टैक्स देना है इसका असेसमेंट किया, तो उन्होंने इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया किसानों के ऊपर कि किसान उस टैक्स को दे नहीं सकते थे, उनके लिए पॉसिबल नहीं था उस टैक्स को देना। इस वजह से किसान जो थे टैक्स नहीं दे पा रहे थे और इस चीज से वो परेशान होकर उन्होंने गांव को ही छोड़ना शुरू कर दिया। बहुत सारे गांव जो थे वो खाली हो गए, उनको छोड़ दिया किसानों ने, क्योंकि उनके ऊपर सरकार का प्रेशर था कि भाई तुम टैक्स दो टैक्स दो, लेकिन उनके पास न तो पैसा था न तो आमदनी थी, और जितना सरकार टैक्स मांग रही थी उतना टैक्स एक प्रकार से वो दे नहीं सकते थे। यही चीज यहां पर ये लोग सोचे थे कि हमने जो नया सिस्टम बनाया है इससे सभी किसानों की बहुत आमदनी बढ़ेगी, बहुत फायदा होगा, मिडिल मैन नहीं होगा तो उनको परेशानी कम होगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ और पूरी तरीके से ये जो उनका प्लान था ये फेल कर गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से तीन प्रकार के सेटलमेंट हमने देखे। तीन प्रकार के सेटलमेंट आपके कौन कौन से हो गए? पहला हो गया आपका परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने महलवारी सेटलमेंट के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? रैयतवारी सेटलमेंट। तीनों में क्या था भाई? परमानेंट सेटलमेंट में मिडिल मैन होता था जो कि कौन होता था? जमींदार होता था। महलवारी सेटलमेंट में भी मिडिल मैन होता था जो कि कौन होता था? विलेज हेडमैन होता था। ठीक है, इसके साथ रैयतवारी सेटलमेंट में कोई मिडिलमैन नहीं होता था, ये डायरेक्टली कंपनी के साथ डील करते थे। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में जो टैक्स कंपनी को मिलना था वो क्या था? फिक्स्ड था। मतलब कि यहां पर जमींदार कितना टैक्स देगा कंपनी को वो फिक्स कर दिया गया था, लेकिन इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं था, इन दोनों में टैक्स को फिक्स नहीं किया गया था। ठीक है, और ये कहां लागू किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में। महलवारी सेटलमेंट आपको जो यहां पर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है और आगे चल के पंजाब यूपी के रीजन में लागू किया गया था, और रैयतवारी सेटलमेंट आपको बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है? टॉपिक है क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब यहां पर बात यह है कि हमने देख लिया कि जो अंग्रेज आए उनको जब दीवानी राइट्स मिला तो उन्होंने अपने खर्चे को पूरा करने के लिए टैक्स कलेक्शन के क्या क्या तरीके अपनाए, किस प्रकार से किसानों से जमीन का टैक्स लिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? जब अंग्रेज यहां पर शासन करने लगते हैं, देहाती इलाकों में पहुंचते हैं, वहां से वो टैक्स कलेक्ट करने लगते हैं, तो अंग्रेजों को यह भी समझ में आता है कि यहां से सिर्फ हमको रेवेन्यू नहीं मिल सकता है, बल्कि यहां पे हम लोग खेती भी कर सकते हैं, और जो अनाज हमें चाहिए ब्रिटेन में या फिर यूरोप में चाहिए, उसको यहां से खेती करके हम ले जाकर के वहां बेच करके और भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यह चीज जब यहां पर समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, तो वो लोग लग जाते हैं जो अनाज या फिर जो भी उनको क्रॉप्स चाहिए थे उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और इन क्रॉप्स में से दो क्रॉप्स सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक था ओपियम, दूसरा था इंडिगो। इन दो क्रॉप्स को बहुत ज्यादा जोर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा कि इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, क्योंकि इसकी डिमांड बाहर बहुत ज्यादा है। अब देखिए यहां पर इंडिगो की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहां पर ओपियम की कहानी नहीं पढ़ेंगे कि ओपियम की खेती को कैसे बढ़ाया गया, क्या यूज था। सिंपली यहां पर बात मैं आपको ओपियम की शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो यहां पर हमारा देश जो है, हम लोग एक प्रकार से इंग्लैंड को कुछ सामान भेज रहे थे, जो भी हम लोग यहां पर उगा रहे थे वो इंग्लैंड भेज रहे थे। इसी प्रकार से जो अंग्रेज थे वो चाइना से चाय वगैरह बहुत सारी चीजें इंग्लैंड ले जाते थे, लेकिन चाइना में कुछ वो बेचते नहीं थे। तो यहां पर क्या था कि इनको इंडिया में एक तरफ इंडिया हो गया, दूसरी तरफ चाइना हो गया, और फिर यहां पर हो गया इंग्लैंड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? इंडिया पर तो अंग्रेजों का कब्जा है, वो यहीं से टैक्स लेकर के सामान को यहां ले जा रहे हैं, जैसे कि इंडिगो ले जा रहे हैं या फिर और कॉटन ले जा रहे हैं, सिल्क ले जा रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन चाइना से इनको चाहिए भाई सामान। चाइना से क्या चाहिए? चाइना से इनको चाय चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन चाइना पर इनका कब्जा है नहीं, तो ये चाइना को सोने में या फिर चांदी में पेमेंट करते थे। अब ये चीज अंग्रेजों को बहुत भारी लग रहा था यार, कि हम लोग चाइना को सोना चांदी में पेमेंट करेंगे, इसका कुछ दिमाग लगाओ। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि इन इंग्लैंड के लोगों ने, जो अंग्रेज थे, वो आए इंडिया में। इंडिया में इन्होंने
ओपियम की खेती की, ओपियम यानी कि जो भांग वगैरह होता है ना, उसकी बात यहां पर कर रहा है, उसकी यहां पर खेती की गई और यहां से ओपियम को सेंड किया गया चाइना में। चाइना में लोगों को लत लगा दिया गया, समझ गए। तो यहां पर चाइना के लोग ओपियम का नशा करने लगे, और ये एक तरीके से बहुत कड़ा नशा होता है। तो ये नशा करने लगे और यहां से ओपियम भेजा जाता था चाइना में, और ओपियम बेच करके जो पैसा मिलता था उससे चाय वगैरह खरीद करके ये लोग इंग्लैंड ले जाते थे, समझ गए। तो एक तरीके से जो इंग्लैंड के लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इस प्रकार से ओपियम इसलिए उगाती थी, ठीक है। आगे जाकर के इसकी बात आप लोग करिएगा आगे के क्लासेस में, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इंडिगो की बात करते हैं। तो यहां पर यही चीज है कि इन द सेंचुरी एंड अ हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops, jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Provinces, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra, Punjab and rice in Madras। भाई देखो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिगो की कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के जैसे जैसे अंग्रेजों को जरूरत पड़ी वैसे वैसे अंग्रेजों ने अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को यहां पर उगाने के लिए किसानों को या तो फोर्स किया या तो प्रेरित किया। जैसे अलग अलग इलाके में क्या क्या उगवाए जाते थे किसान से, यह चीज आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग इंडिगो की बात कर रहे हैं। तो इंडिगो की कहानी पढ़ते हैं। इंडिगो के बारे में यहां पर देखिए, इंडिगो होता क्या है। इंडिगो एक प्रकार का प्लांट है जिससे कि ब्लू कलर हमें मिलता है। जैसे ये जो आप यहां पर दो एग्जाम्पल देख रहे हैं, कपड़ों को डाई करने में इंडिगो यूज होता है। तो यहां पर इसमें जो ब्लू शेड आ रहा है, बहुत सुंदर बहुत अच्छा ब्लू शेड आ रहा है, वो आया है किसकी वजह से, इंडिगो की वजह से। और यहां पर ये आपको समझना होगा कि इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जिससे जो ब्लू शेड आता है, ब्लू कलर आता है कपड़ों में, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है और लंबा टिकता है। इसका उस समय कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बहुत सारी फैक्ट्रियां लग रही थी जहां पर कपड़ों का उत्पादन होता था, और वहां पर उन कपड़ों में ब्लू रंग करने के लिए, ब्लू कलर करने के लिए इंडिगो प्लांट की जरूरत होती थी। इसलिए यहां पर इंडिगो की खेती पर जोर दिया गया था, क्योंकि इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में इंडिगो की जरूरत थी, इस वजह से, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों में ब्लू कलर आपको दिख रहा है, वो किसकी वजह से, इंडिगो की वजह से। अब यहां पर आगे बढ़ें, यही चीज कहता है कि द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। इट इज लाइकली दैट ब्लू डाई यूज्ड इन मोरिस पेंट इन 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. For India, India was the biggest supplier of indigo in the world at that time। ठीक है, इंडिया सबसे ज्यादा इंडिगो की सप्लाई करता था उस समय। अब यहां पर हमारे सामने टॉपिक है, व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। मतलब कि यहां पर सवाल यह है कि जो यहां पर अंग्रेज थे वो इंडिया में इंडिगो उगाने के ऊपर कितना क्यों फोर्स कर रहे थे, या फिर इंडिया से इंडिगो की डिमांड क्यों थी। तो यहां पर इसको समझिए कि जो इंडिगो प्लांट है वो एक प्रकार का ट्रॉपिकल प्लांट है, मतलब कि ट्रॉपिक रीजन में उगता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर इंडिया एक प्रकार से सब ट्रॉपिकल रीजन है। अब ट्रॉपिकल रीजन कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि आप जब यहां पर अर्थ को देखते हैं तो अर्थ का इक्वेटर आपको पता है कि ऐसे यहां से बीचों बीच जाता है, और इस इक्वेटर के आसपास के रीजन में हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, और यहीं पर एक प्रकार से हम लोग जो हैं वो इंडिगो प्लांट को उगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, किसी तरीके से जैसे यहां पर कुछ स्पेशल कंडीशन में सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इस प्लांट को उगाया जा सकता है। अब यहां पर देखिए, जो इंडिया में इंडिगो उगता था वो बहुत पहले से पॉपुलर था, मतलब कि 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी से यूरोप में इंडिगो का यूज हो रहा था और वो इंडिया से जाया करता था। लेकिन यहां पर क्या था कि उस समय में जो ट्रेड हुआ करता था 12th 13th सेंचुरी में, वो ट्रेड होता था जमीन के रास्ते, मतलब कि यहां से जो लोग होते थे वो जमीन से ऐसे ट्रैवल करते हुए यूरोप पहुंचते थे और यहां पर जाकर के इंडिगो पहुंचता था। तो ये इंडिगो जाता था घोड़े पर लाद करके, खच्चर पर लाद करके, और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इंडिगो जो है ब्रिटेन तक या फिर यूरोप तक पहुंचता था, ठीक है।
लेकिन उस समय क्या होता है, उस समय यहां पर जो यूरोपियन मार्केट में इंडिगो पहुंचता था उसकी क्वांटिटी क्या होती थी, बहुत ही कम होती थी, और इस वजह से उसका प्राइस बहुत ही हाई होता था। कब की हम बात कर रहे हैं, 1200 से 1300 के आसपास के पीरियड की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि आज से 700 750 साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहां पर इस चीज की वजह से, क्योंकि यहां पर जो ये हमारे इंडिगो होते थे, इंडिया में उगने वाले इंडिगो, इनका दाम यूरोप में बहुत ज्यादा होता था, इसलिए वहां के जो कपड़े बनाने वाले लोग थे, कपड़े वाले मैन्युफैक्चरर थे, वो वहां पर लोकल उगने वाले एक प्लांट जिसको कि वोड बोलते हैं उसका यूज करते थे, और उस प्लांट का यूज करके वायलेट और ब्लू कलर के डाई बनाते थे और उससे फिर कपड़ों को रंग करने का काम करते थे। अब यहां पर जो वोड प्लांट है वो आसानी से यूरोप में अवेलेबल था, लेकिन ये जो वोड प्लांट था इसमें जो कलर मिलता था वो उतना अच्छा नहीं होता था, डल कलर होता था। लेकिन क्योंकि ये टेम्परेट जोन में आसानी से उगता था, इसलिए यूरोप में आपको जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में ये आसानी से उगता था और आसानी से अवेलेबल था। अब यहां पर जब इंडिया से इंडिगो वहां पहुंचने लगा 12-13 सेंचुरी में, तो वो जो वोड उगाने वाले खेती करने वाले लोग थे, किसान थे जो वोड की खेती करते थे, उन्होंने यूरोप में सरकारों के ऊपर प्रेशर डाला कि इंडिगो के इंपोर्ट को बैन कर दिया जाए, और उनके प्रेशर में आकर के यूरोप की सरकारों ने बैन कर दिया इंडिगो को, और इंडिया से इंडिगो जाना बंद हो गया। समझ गए? इस प्रकार से यहां पर क्या हुआ, वहां के जो मैन्युफैक्चरर थे, कपड़ा बनाने वाले लोग थे, वो वोड का यूज करने लगे, इंडिगो बैन हो गया, इंडिगो जाना यहां से बंद हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या होता है, जो हमने देखा कि इंडिगो अच्छी क्वालिटी का होता है, तो भाई जो कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति है, जो कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको तो पता है ना कि भाई अगर हम वुड से बनाएंगे कलर अच्छा नहीं आएगा, अगर इंडिगो का कपड़ा तैयार करेंगे, इंडिगो से डाई करेंगे, कलर बहुत अच्छा आएगा। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर थे वो सब एक प्रकार से इंडिगो को प्रेफर करते थे, वो चाहते थे कि भाई इंडिगो मिल जाए, इंडिगो का कपड़ा हम कलर कर दें। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, 17वीं सेंचुरी जब आता है तो यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स जो हैं अपने सरकारों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, या फिर सरकारों को मना लेते हैं कि भाई इंडिगो के ऊपर से बैन हटा दिया जाए, इंडिगो को इंपोर्ट करने दिया जाए। इसके बाद क्या होता है, जो यहां पर जो आपको यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसी समय में 16, 17, 18 सेंचुरी में क्या होता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों को कब्जा करने लगते हैं। जैसे जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया को गुलाम बना लेते हैं, उसी प्रकार से फ्रेंच जो हैं दूसरे इलाकों को, जर्मन दूसरे इलाकों को, स्पेनिश दूसरे इलाकों को गुलाम बना लेते हैं, और वहां पर ये इंडिगो के प्लांटेशन लगा देते हैं। जैसे यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो इंग्लिश थे वो जमैका में, स्पेनिश वेनेजुएला में, पुर्तगीज ब्राजील में, और सेंट डोमिनिक में, आपको फ्रेंच सेंट डोमिनिक कैरिबियन आइलैंड में। तो यहां पर देखिए ये जो हमारे रीजन है साउथ अमेरिका के, जैसे यहां पर हमारा वेनेजुएला है, यहां पर ब्राजील में, यहां पर कैरिबियन आइलैंड में, इन सब जगहों पर इंडिगो का प्लांटेशन ये लोग शुरू कर देते हैं। कौन? यूरोप के कंट्रीज, फ्रेंच, जर्मन या फिर स्पेनिश, ये सब इन इलाकों में इंडिगो की खेती करना शुरू कर देते हैं, और यहां से इंडिगो जो है वो जाने लगता है यूरोप में। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जब 18 सेंचुरी आता है तो 18 सेंचुरी में इंडिगो का डिमांड और भी बढ़ जाता है, मतलब इंडिया से इंडिगो का डिमांड बढ़ जाता है। बोलेगा सर इंडिया बीच में कहां से आ गया? भाई देखो मामला यह है कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो जिन इलाकों पर अपना कब्जा जमा करके बैठी थी वहां पर इंडिगो उगा रही थी। फ्रेंच जहां पर कब्जा जमा कर बैठे थे वो वहां से इंडिगो उगा रहे थे, स्पेनिश जहां पर थे वहां से इंडिगो उगा रहे थे, जैसे वेनेजुएला, ब्राजील, कैरिबियन आइलैंड, ये सब में। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि जब इंडिगो को बैन कर दिया गया यूरोप में तो इंडिया में इंडिगो का खेती बंद हो गया, ऐसा नहीं था। इंडिया में इंडिगो की खेती लगातार हो रही थी, क्योंकि इंडिया में भी कपड़े तो बनते थे ना, तो भाई इंडिया के यूज के लिए इंडिगो की लगातार खेती हो रही थी।
ठीक है। और कुछ कुछ मात्रा में जो ब्रिटिश थे वो यहां से इंडिगो खरीद करके ले भी जा रहे थे अपने इलाके में, अपने देश में उसको यूज करने के लिए। लेकिन 18 सेंचुरी में क्या होता है, इंडिगो का डिमांड बढ़ जाता है और इंडिया से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है, फैक्ट्रियां लगने लगती हैं, बहुत बड़े मात्रा में कॉटन प्रोडक्शन होने लगता है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा कपड़ों के डाई की जरूरत हो जाती है, जिसमें ब्लू कलर का भी जरूरत था। इसलिए इंडिगो की डिमांड यूरोप में, खास करके ब्रिटेन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समझ गए? अब यहां पर क्या होता है, इंडिगो का डिमांड तो बढ़ गया, लेकिन जो वेस्ट इंडीज या फिर अमेरिका में, जो ब्राजील में, वेनेजुएला में जो इंडिगो प्लांटेशन था वो एक प्रकार से कोलैप्स कर जाता है। ठीक है। अमेरिका में, जो अमेरिका कंट्री है ना, यूएसए, वहां पर भी इंडिगो प्लांटेशन ब्रिटिश लोग का कब्जा था, तो वो भी वहां पर करते थे। वहां से इंडिगो आना बंद हो जाता है। सिंपली समझिए ना कि भाई जो अमेरिका देश है ना, यूएसए, वो आजाद हो जाता है, तो ब्रिटिशर्स का कब्जा वहां से खत्म हो गया, तो वो वहां से एक प्रकार से इंडिगो अब नहीं मंगा सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया से इंडिगो का डिमांड एक प्रकार से वहां पर बढ़ जाता है। यहां पर जैसे बताया गया है 1783 से 1789 के बीच में पूरी दुनिया में इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो आधा हो जाता है। अब पूरी दुनिया कहने का मतलब सिंपली समझिए कि यहां पर इंडिगो का प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है, इस साउथ अमेरिका में, यहां कैरिबियन आइलैंड में और नॉर्थ अमेरिका में भी। ये एक पॉइंट में बताना भूल गया था कि यहां पर जो यूएसए कंट्री है उस इलाके पर ब्रिटिशर्स का पहले कब्जा था। 1783 या 84 या कुछ ऐसे ही डेट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं लिख दूंगा। तो उस समय तक यहां पर इंडिगो का प्रोडक्शन इस इलाके में होता था ज्यादातर, क्योंकि यूरोपियंस को जरूरत थी। ये यहां पर क्या हुआ, इंडिगो का प्रोडक्शन गिर गया, इंडिगो की खेती बंद हो गई एक प्रकार से। और यहां पर क्या होने लगा, अब यहां पर जो ब्रिटेन में कपड़ा के फैक्ट्री के मालिक थे, जिनको की कपड़े बनाने थे, उनको अब इंडिगो की जरूरत थी। वो तुरंत खोजने लगे कि भाई कहां से हमें इंडिगो मिल सकता है, कहां से हम इंडिगो ला सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और यहां से फिर हमारे इंडिया से इंडिगो की जरूरत पूरे होने की बात होती है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इंडिया से इंडिगो लाएंगे। दूसरे देशों से इंडिगो आना बंद हो चुका है और यहां से जो ब्रिटेन है वो इंडिया की ओर मुड़ जाता है और इंडिया में इंडिगो का खेती एक प्रकार से जोर पकड़ लेता है। इंडिगो की डिमांड यहां से बहुत बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ हमें यह तो पता ही है कि पूरे इंडिया पर, खास करके बंगाल में जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही मजबूत थे, उनका कंट्रोल था और वो जो चाहते थे वो हो जाता था। तो कैसे इंडिया में इंडिगो प्रोडक्शन बढ़ता है, बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन होता है, यह चीज यहां पर आइए अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक तस्वीर है जो कि सेंट डोमिनिक का है। 1791, देखिए कब की बात हो रही है, उसी समय की बात हो रही है जिस समय हम बोल रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया में एक प्रकार से इंडिगो का प्रोडक्शन आधा हो गया। उसके एक साल बाद का है 1791 में, जब यहां पर गुलाम लोगों ने अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दिया था, उसकी तस्वीर है। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, 18th सेंचुरी के लास्ट से ही बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ने लगता है और यहां पर धीरे धीरे इतना प्रोडक्शन बढ़ जाता है कि पूरी दुनिया में एक प्रकार से बंगाल का इंडिगो डोमिनेट करने लगता है। मतलब कि पूरी दुनिया में जितना भी रिक्वायरमेंट है इंडिगो का, उसमें से ज्यादातर रिक्वायरमेंट कहां से पूरा हो रहा है, बंगाल से पूरा हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर कहता है कि 1788 में करीब 30% इंडिगो ब्रिटेन में जो आ रहा था वो इंडिया से था, लेकिन 1810 आते आते तक, 1810 ईस्वी आते आते तक ब्रिटेन में जितना भी इंडिगो इंपोर्ट हो रहा था उसमें से 95% कहां से जा रहा था, इंडिया से जा रहा था। समझ गए? अब यहां पर क्या हुआ, जैसे जैसे यहां पर इंडिया में इंडिगो का ट्रेड बढ़ता गया। ट्रेड क्यों बढ़ रहा है भाई, ब्रिटेन में फैक्ट्रियों को इंडिगो की जरूरत है, दुनिया में कहीं से मिल नहीं रहा है, मिल कहां से रहा है, तो इंडिया से मिल रहा है। तो इंडिया से बहुत ज्यादा इंडिगो एक्सपोर्ट हो रहा था, जा रहा था। तो यहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंडिगो का खेती होने लगता है, मतलब कि इंडिगो का ट्रेड बढ़ गया है। तो यहां पर बहुत सारे कॉमर्शियल एजेंट्स, बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं, कंपनी में काम करने वाले लोग जो होते हैं, वो इंडिगो प्रोडक्शन का काम कर
करने लगते हैं, उसमें पैसा लगाने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारी कंपनी के जो अधिकारी लोग थे वो अपनी नौकरियों को छोड़ देते हैं और वो इंडिगो के बिजनेस में आ जाते हैं, इंडिगो का प्रोडक्शन में शामिल हो जाते हैं और उसमें यहां पर पैसे कमाने की कोशिश करने लगते हैं। अब यहां पर क्या होता है, वही चीज कहता है कि अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। जब यहां पर दिखता है कि भाई इंडिया में इंडिगो की खेती करके हम लोग बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो बहुत सारे स्कॉटिश व्यक्ति जो हैं वो इंडिया आ जाते हैं और इंडिया में प्लांटर्स बन जाते हैं। प्लांटर्स कहने का मतलब है कि बड़े बड़े प्लांटेशन वो लगा देते हैं जहां पर वो 1000 एकड़ में 2000 एकड़ में इंडिगो की खेती करने लगते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं था वो लोग पैसा उधार पर लेकर के, लोन लेकर के वो लोग जा करके यहां पर खेती किया करते थे, इंडिगो का प्लांटेशन किया करते थे। अब यहां पर हम लोग इंडिगो के कल्टीवेशन को समझेंगे कि इंडिगो का खेती होता कैसे था, कैसे इंडिगो का खेती होता था। अब यहां पर इंडिगो का कल्टीवेशन दो प्रकार से होता था। पहला तरीका है निज कल्टीवेशन और दूसरा रैती कल्टीवेशन। अब ये दोनों में सिस्टम में क्या है भाई, सिंपल सा चीज है। जो निज कल्टीवेशन है उसमें कोई अंग्रेज आदमी पूरे जमीन को ले लेगा, या तो रेंट पे या फिर खरीद लेगा, और उस जमीन पर वो खुद से पैसा लगा करके मेहनत करके वो खेती करेगा। वो हो गया सिंपली आपका निज कल्टीवेशन। और रैती कल्टीवेशन का मतलब यहां पर यह हो गया कि कोई अंग्रेज व्यक्ति थोड़ा सा पैसा लेगा, थोड़ा सा पैसा किसी किसान को दे देगा और बोलेगा कि भैया तुम अपनी जमीन के थोड़े से हिस्से पर हमारी इंडिगो का प्लांटेशन कर देना और जब खेती तैयार हो जाए तो हमको बेच देना। तो इस प्रकार से दो प्रकार से यहां पर क्या होता था, इंडिगो का कल्टीवेशन होता था। यही चीज देख लेते हैं। कहता है कि विद इन द सिस्टम ऑफ निच कल्टीवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। इन निच कल्टीवेशन में इंडिगो की खेती उस जमीन पर की जाती थी जिस जमीन का मालिक कौन होता था, प्लांटर होता था, यानी कि एक अंग्रेज होता था। और वहीं पे अगर हम लोग देखें तो रैती कल्टीवेशन में जमीन उसका नहीं, खेती भी अंग्रेज नहीं करेगा, किसान खेती करेगा और उसको सिर्फ बेच देगा जब तैयार हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर कहता है कि ही इधर बाउट द लैंड, किसकी बात कर रहे हैं, निच कल्टीवेशन की। ही इधर बाउट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स। सिंपल सा बात है कि या तो वो लोगों को नौकरी पर रख लेगा, जमीन को या तो भाड़ा पे ले लेगा या फिर जमीन को खरीद लेगा, वहां पर लोगों को रख के खुद से मेहनत करके वो इंडिगो का प्लांटेशन करेगा। तो वो क्या हो गया भाई, आपका निज कल्टीवेशन। अब यहां पर निज कल्टीवेशन के साथ प्रॉब्लम क्या था ये समझते हैं। देखिए यहां पर निज कल्टीवेशन के साथ यहां पर प्रॉब्लम यह था कि निज कल्टीवेशन का एरिया बहुत बढ़ाना बहुत ही मुश्किल था। मतलब कि इंडिगो को अच्छे से प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इंडिगो उगाना एक तरीके से जरूरी था। मतलब कि सोचो ना यार, थोड़ा सा जमीन में उगाओगे, थोड़ा सा पैसा कमाओगे, तो कोई आदमी इंग्लैंड से यहां आकर के वो बिजनेस क्यों करेगा। तो उसको ज्यादा अगर पैसा कमाना है तो उसको ज्यादा एरिया में उसको खेती करना है। अब यहां पर इसमें प्रॉब्लम यह था कि यहां पर जो इंडिगो उगाना था वो इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जिसको कि सिर्फ फर्टाइल लैंड पर ही अच्छे से उगाया जा सकता है। मतलब कि जो जमीन बहुत ही अच्छी है, अच्छी उपजाऊ जमीन पर ही इंडिगो का प्लांटेशन हो सकता था। किसी आप ताड़ जैसी जमीन पर या फिर इनफर्टाइल जमीन पर आप इंडिगो की खेती नहीं कर सकते थे। तो यहां पर प्रॉब्लम यह था कि जितने भी फर्टाइल लैंड वाले इलाके थे जहां पर जमीन ही बहुत ही अच्छी थी, वहां पर जो पॉपुलेशन था वो बहुत ही डेंस था। मतलब वहां पर बहुत सारे किसान थे जो कि अपनी अपनी जमीन पर खेती करते थे। तो वहां पर जबरदस्ती लोगों को हटा करके प्लांटेशन बढ़ाना, निज कल्टीवेशन का एरिया बढ़ाना पॉसिबल नहीं था। समझ गए। और यहां पर कहता है कि ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। यहां पे जो जमीन मिलती थी निज कल्टीवेशन के लिए उसमें थोड़ी थोड़ी जमीन अलग अलग जगहों पर मिलती थी। मतलब कि यहां पे 1 एकड़ मिला, दूसरी जगह 2 एकड़ मिला, एक जगह 4 एकड़ मिला। तो इस प्रकार से जब कोई खेती करता था तो वो उसके लिए बहुत ही हेडेक हो जाता था, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता था। अब यहां पर उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था कि हमको एक जगह पर बड़ा सा जमीन मिल जाए निज कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन उस प्रकार से मिल नहीं पाता था और बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। यह सब
सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। समझ गए? यही चीज कहता है कि प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम? दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, एविक्ट द पेजेंट फ्रॉम द एरिया, बट दिस ऑलवेज लेड टू कंफ्लिक्ट एंड टेंशन। मतलब कि जहां पर भी वो फैक्ट्री लगाते थे इंडिगो का, उसके आसपास के जमीन को वो वहां पर इंडिगो की खेती के लिए यूज करने का कोशिश करते थे, लेकिन वहां पर जो पहले से किसान हैं जिनको कि हटाना पड़ता था, तो वो बहुत विरोध करते थे, बहुत ही प्रॉब्लम होता था। इसलिए यहां पर निच कल्टीवेशन का एरिया बढ़ाना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम यह था कि यहां पर जो लोग चाहिए थे, मतलब कि भाई निच कल्टीवेशन में बहुत सारे मजदूर चाहिए थे जो कि वहां पर काम करेंगे और वो एक प्रकार से खेती करेंगे। तो यहां पर लेबर को आसानी से मोबिलाइज नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े एरिया में अगर आप खेती कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 1000 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं, तो इतने बड़े एरिया में खेती करने के लिए आपको सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान चाहिए थे। सिर्फ मजदूर नहीं चाहिए थे, किसान चाहिए थे जो कि खेती को समझते हैं, प्लांट को समझते हैं। अब यहां पर जिस समय में इंडिगो का प्लांट लगाया जाता था, उस समय में जितने भी किसान होते थे वो सभी किसान अपने राइस कल्टीवेशन में बिजी होते थे और कोई भी किसान यहां पर इनके इस प्लांटेशन में आकर के काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर एक और प्रॉब्लम था कि निच कल्टीवेशन होता था बहुत बड़े स्केल पर, मतलब 500 एकड़ 1000 एकड़ में होता था। तो यहां पर बहुत बड़ी संख्या में प्लाऊ और ब्लॉक्स चाहिए थे, तो यह भी जमा करना मिलना बहुत ही मुश्किल था। जैसे एग्जाम्पल बताया है कि मान लीजिए का रियलिटी है ये, 1 बीघा का इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए 2 प्लाउज चाहिए होते थे। इसका मतलब यह है कि कोई अगर प्लांटर 1000 बीघा में निच कल्टीवेशन कर रहा है इंडिगो का, तो उसको 2000 प्लाउज चाहिए थे और इसी रेशियो में उनको इतनी की संख्या में बैल चाहिए थे। तो यह सब मिलना बहुत ही मुश्किल था, और अगर कोई प्लांटर इसको सोचे कि हम खरीद के रख लें तो उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए यहां पर जो है इंडिगो का निच कल्टीवेशन करना उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, उतना पॉसिबल नहीं था, बहुत उसमें हेडेक थे, बहुत ही प्रॉब्लम थे। समझ गए? तो इसलिए यहां पर जो निच कल्टीवेशन था उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होते थे। इस वजह से क्या होता था कि निच कल्टीवेशन में ज्यादातर खेती नहीं होती थी। जितना भी इंडिगो का इलाका पर, जितना इलाका में खेती होता था इंडिगो का, उसमें से मात्र 25% इलाके जो होते थे वो निच कल्टीवेशन के होते थे। मतलब कि पूरी इंडिया में मान लो कि अगर 100 हेक्टेयर में खेती हो रही है इंडिगो की, तो उसमें से सिर्फ 25 हेक्टेयर जमीन ही है जहां पर निच कल्टीवेशन हो रहा है। बाकी जगहों पर क्या हो रहा है भाई? बाकी जगहों पर रैयती कल्टीवेशन हो रहा है। समझ गए? तो बाकी जगहों पर रैयती कल्टीवेशन हो रहा है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि रैयती कल्टीवेशन में कैसे यहां पर इंडिगो की खेती होती थी। अब यहां पर क्या होता था, रैयती सिस्टम में, रैयती कल्टीवेशन में क्या होता था कि जो प्लांटर्स होते थे, जो अंग्रेज होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, जो कि इंडिगो की खेती करवाना चाहते थे, वो जितने भी रैयत होते थे उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे। रैयत कहने का मतलब यह है कि किसान जो कि एक जमीन पर खेती कर रहा है और एक प्रकार से जमीन का मालिक है, उस सैकड़ों सालों से उसके परिवार उस पर खेती कर रहा है, उसको रैयत बोला जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी आपके प्लांटर्स होते थे वो रैयत से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे। एक प्रकार से यह जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट होता था, फोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे और एक एग्रीमेंट उनसे कर लेते थे, जिसके लिए यहां पर शब्द यूज होता था साटा। साटा, आप अगर बिहार, यूपी, झारखंड के रीजन में होंगे तो यह शब्द आपने सुना होगा कि भाई साटा कर दिए, साटा कर दिए। कहीं पर कोई बुकिंग होता है, एग्रीमेंट होता है, तो उसके लिए साटा वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता था, यह किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे और साथ साथ यहां पर ये लोग बहुत ही टैक्टिक्स अपनाते थे। जैसे ये लोग कई बार किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर कई बार जो गांव के मुखिया हैं, गांव के विलेज हेडमैन हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे कि भाई गांव के जितने भी रैयत हैं सब क्या करेंगे, सब इंडिगो का कल्टीवेशन करेंगे। अब यहां पर जो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते थे, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो जाते थे, उनको एक कैश एडवांस दे दिया जाता था।
मतलब कि एडवांस पैसा दे दिया जाता था कि भैया ठीक है 1 लाख रुपया है तो उसमें से 10,000 रुपया हम तुमको अभी दे दे रहे हैं और बाकी पैसा जब तुम इंडिगो दोगे तब तुमको मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता था, इनको एडवांस पैसा दे दिया जाता था और यह पैसा एक प्रकार का लोन होता था, समझ गए। तो यहां पर इसमें कंडीशन होता था कि जितना भी जमीन है रैयत के पास, उस जमीन का 25% पर वो रैयत क्या करेगा, इंडिगो का कल्टीवेशन करेगा। मतलब उसके पास अगर 10 एकड़ जमीन है तो उसमें से 2.5 एकड़ पर वो क्या करेगा, वो इंडिगो का कल्टीवेशन करेगा। ये यहां पर कंडीशन होता था। अब यहां पर जो प्लांटर है वो उसको जरूरी सामान देगा, जैसे इंडिगो का सीड दे देगा, ड्रिल दे देगा, और इसके साथ जो कल्टीवेटर है वो क्या काम करेगा, वो सॉइल को यानी जमीन को तैयार करेगा, बीज लगाएगा, खेती को अच्छे से संभालेगा, और जब फसल तैयार हो जाएगी तो फसल तैयार होने के बाद जाकर के फसल को किसको दे देगा, वो जाकर के प्लांटर को दे देगा। ठीक है, अब यहां पर जब प्लांटर को मिल जाएगा फसल, तो इंडिगो मिल गया, उसके बाद यहां पर फिर से वही काम होगा, फिर से जो रैयत है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको नया लोन दिया जाएगा या फिर नया एडवांस दे दिया जाएगा, और फिर से यहां पर उसको प्लांटर आकर के सीड देगा, ड्रिल देगा, किसान जो है वो खेती करेगा, इंडिगो प्लांट का ख्याल रखेगा, और फिर जब फसल तैयार हो जाएगा तो वो जाकर के प्लांटर को दे देगा। फिर से यहां पर यही होगा, मतलब ये पूरा एकदम रिपीट साइकिल में लगातार यही चीज चल रहा था। अब यहां पर क्या हुआ, शुरुआत में जो किसान थे उनको लगा कि यार अच्छा है, अच्छा अच्छा पैसा मिल जा रहा है, एडवांस भी मिल जा रहा है, बढ़िया मिल जा रहा है। तो यहां पर शुरुआत में किसानों ने इस बात को स्वीकार कर लिया, इस सिस्टम को स्वीकार कर लिया। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे यहां पर यह समझ में आया किसानों को कि यह जो पूरा सिस्टम है इसमें किसानों का बहुत ही लॉस है और किसानों को उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, और जो ये बार बार इनको लोन मिलता है, एडवांस मिलता है, यह साइकिल बार बार चल रहा है और हम इससे बाहर नहीं निकलने पा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से किसान इस सिस्टम से खुश नहीं थे। प्रॉब्लम क्या था भाई, यहां पर प्रॉब्लम यह था कि जितने भी प्लांटर आते थे वो सब किसानों को इस बात के लिए फोर्स करते थे कि आपके पास जो सबसे अच्छा जमीन है ना, उस सबसे अच्छे जमीन पर आप इंडिगो की खेती कीजिए, बाकी खराब वाले जमीन पर आप राइस की खेती कर लीजिए। तो इस बात से किसानों को दिक्कत क्या थी कि भाई यहां पर किसान अगर राइस उगाएगा तो उसको खाने को मिलेगा, इंडिगो उगाएगा तो थोड़ा सा पैसा मिलेगा, उससे क्या हो जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर प्रॉब्लम यह थी कि जो इंडिगो प्लांट होता है उसके बहुत ही डीप रूट्स होते हैं और यह जमीन के जो रिसोर्सेज हैं उसको एक प्रकार से सोख लेता है। अगर इंडिगो किसी जमीन पर इंडिगो की खेती हो जाती है तो उसके बाद उस जमीन पर राइस की खेती करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से किसान जो थे वो इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे कि अगर इंडिगो की खेती कर दी तो हमारा जमीन बर्बाद हो जाएगा, हमारा जमीन खेती करने के लायक नहीं रहेगा, हम फिर उस पर चावल नहीं उगा पाएंगे। इस वजह से भी जो किसान थे वो इंडिगो की खेती करने से भागते थे या फिर बचते थे। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद हमारे सामने टॉपिक है द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। मतलब कि इंडिगो से रिलेटेड एक रिबेलियन हुआ था इंडिया में, उसकी बात यहां पर हम करेंगे। लेकिन इसके पहले यहां पर हम लोग जो हैं इस पेज के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर आपको इंडिगो का प्रोडक्शन का प्रोसेस समझाया गया है कि किस प्रकार से प्रोडक्शन किया जाता था। तो यह चीज आप एक प्रकार से पढ़ लीजिएगा कि इंडिगो का प्रोडक्शन कैसे होता था, क्या प्रोसेस होता था। मतलब कि खेती करने के बाद जब प्लांट तैयार हो जाता था तो उससे डाई कैसे बनाया जाता था, वो चीज यहां पर समझाया गया है। इसी के साथ साथ यहां देखें तो इंडिगो का हार्वेस्टिंग का यहां पर आपको तस्वीर है, यहां पर दिखाया गया है इंडिगो प्लांट का हार्वेस्टिंग किया जा रहा है। यहां पर लोग लगे हुए हैं, इस चीज को भी, इस तस्वीर को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो हमारे सामने टॉपिक आ जाता है द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। मतलब कि यहां पर ब्लू रिबेलियन कहने का मतलब, ब्लू मतलब इंडिगो रिबेलियन की बात हो रही है। अचानक से मार्च 1859 में क्या होता है कि बंगाल में हजारों की संख्या में जो रैयत्स होते हैं वो इंडिगो को उगाने के लिए मना कर देते हैं, बोल देते हैं कि भैया हम लोग इंडिगो की खेती नहीं करेंगे, इंडिगो नहीं उगाएंगे। और ये जो विद्रोह है एक प्रकार से बहुत ज्यादा फैल जाता है और इसके बाद जो रैयत होते हैं वो रेंट देने से भी मना कर देते हैं, इंडिगो की फैक्ट्रीज को हमला भी कर देते हैं, उसके ऊपर तलवार भाले वगैरह लेकर के हमला कर देते हैं। साथ में महिलाएं
जो होती हैं वो भी इस हमले में शामिल हो जाती हैं, और वो हमले में अपने किचन में जो सामान होते हैं उनको लेकर के शामिल होती हैं, आती हैं। और इसके साथ साथ जो प्लांटर्स के साथ में काम किया करते थे, प्लांटर्स के साथ मिलकर के काम किया करते थे, उन सब का बॉयकॉट कर दिया जाता है। और साथ में जो गोमस्त होते थे, यानी कि जो प्लांटर के एजेंट हुआ करते थे, उनको मारा पीटा भी जाता है। एक प्रकार से पूरे विद्रोह की यहां पर सिचुएशन हो जाती है। अब यहां पर क्या होता है, जो रैयत होते हैं वो एक प्रकार से कसम खा लेते हैं, एकदम तैयार हो जाते हैं कि अब जो है हम किसी भी प्रकार से एडवांसेस नहीं लेंगे और किसी भी प्रकार से इंडिगो की खेती नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। और साथ में जो प्लांटर के लठियाल हैं, यानी प्लांटर्स के जो गुंडे हैं, उनसे डरेंगे नहीं बल्कि उनका सामना करेंगे। मतलब सिंपली बात यहां पर यह है कि अब हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे और इंडिगो के खिलाफ हम पूरी तरीके से खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर यही सवाल है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इंडिगो के किसान जितने भी हैं वो सब जो हैं अब शांत नहीं है, विद्रोह की स्थिति में आ चुके हैं, विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। से जनरली तो ऐसा होता नहीं है कि भाई यहां पर तुरंत विद्रोह हो जाए। तो यहां पर सबसे पहला तो कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन है कि भाई जो किसान है वो सच में बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उनके अंदर आग बहुत ज्यादा उबल रहा था। इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसके बाद और भी कारण थे यहां पर कि यहां पर किसानों ने विद्रोह कर दिया। क्या कारण थे भाई, तो वो यहां पर देखते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि 1859 में जितने भी इंडिगो रैयत थे उन सबको यह विश्वास हो जाता है, वो सब ये मानने लगते हैं कि जितने भी लोकल जमींदार हैं और साथ में गांव के हेडमैन हैं, मुखिया वगैरह हैं, वो सब जो हैं प्लांटर के खिलाफ खड़े हैं और किसानों का साथ दे रहे हैं उनके विद्रोह में। अब यहां पर यह बात एक तरीके से सच भी है, क्योंकि बहुत सारे विलेजेस में जो गांव के मुखिया थे जिनको कि इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन जबरदस्ती उनसे साइन करवाया गया था, वो किसानों को बढ़ा रहे थे, वो किसानों को चढ़ा रहे थे कि हां भाई या तुमको विद्रोह करना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। यहां तक कि जो गांव के मुखिया थे उन्होंने प्लांटर्स के लठियाल के साथ लड़ाइयां तक की थी। और दूसरे जगहों पर कई सारे इलाकों में जो जमींदार थे वो भी घूम घूम कर लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि हां भाई तुम तैयार हो जाओ, तुम विद्रोह करो, तुम प्लांटर्स के खिलाफ विद्रोह करो। यहां पर उसका कारण क्या था, क्योंकि यहां पर जो प्लांटर्स थे वो जमींदारों के पास आते थे और वहां पर उनसे जबरदस्ती जमीन मांगते थे, जबरदस्ती बोलते थे कि भैया हमको लंबे लंबे लीज पर जमीन दे दो, मतलब 10 साल 20 साल के लिए जमीन दे दो बहुत कम पैसा पर। और यहां पर इनको लगता था कि प्लांटर्स का पावर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हमको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से जमींदार भी थे वो प्लांटर्स के खिलाफ हो चुके थे। तो यहां पर क्या होता है, जब किसानों को लगता है कि जमींदार हमारे साथ हैं, गांव के मुखिया लोग हमारे साथ हैं, तो सारे प्लांटर्स विरोध की सिचुएशन में आ जाते हैं। अब यहां पर इसके साथ साथ जो किसान थे उनको भी यह लगता है, जो किसान को यह भी लगता है कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भी उनका सपोर्ट करेगी इस स्ट्रगल में। मतलब कि प्लांटर्स के खिलाफ जो ब्रिटिश सरकार है वो किसानों की मदद करेगी, ऐसा किसान मानने लगते हैं। अब यहां पर हम लोग कब की बात कर रहे हैं, 1859 की बात कर रहे हैं। और ये कब हो रहा है, 1857 के मात्र 2 साल बाद। तो यहां पर तुरंत इंडिया में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था और इसके तुरंत बाद यहां पर ऐसी सिचुएशन आ गई थी, रिवोल्ट हो रहा था देश के एक इलाके में। तो यहां पर जो सरकार थी वो बहुत ही डरी हुई थी, उसको लगता था कि भाई 1857 के बाद तुरंत कहीं बड़ा सा रिवोल्ट ना हो जाए। तो यहां पर क्या होता है, जब इस प्रकार के रिवोल्ट का बात सरकार तक पहुंचता है, जब इस प्रकार के सिचुएशन की बात सरकार तक पहुंचती है, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो इलाके का भ्रमण करते हैं। मतलब जो इस बंगाल के इलाके जहां पर ये रिबेलियन हो रहा था उसका भ्रमण करते हैं 1859 में। अब जब यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं घूमने के लिए, तो किसानों को लगता है कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं ये हमारी सपोर्ट के लिए आए हैं और इसलिए यहां पर ये घूम रहे हैं। और यहां पर जो रैयत होते हैं वो एक प्रकार से क्या करते हैं,
उसको सपोर्ट के रूप में देखते हैं, मानते हैं कि हाँ हाँ सरकार हमारे साथ है। इसके बाद क्या होता है, एक इलाका है बारासात, वहां पर मजिस्ट्रेट थे एस्ली एडेन, ठीक है। ये एक नोटिस जारी करते हैं कि भाई किसी भी रैयत से जबरदस्ती इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं कराया जाएगा। ये चीज यहां पर ये नोटिस जारी करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जब ये बात किसानों तक पहुंचती है, किसानों तक ये बात पहुंचती है कि ऐसा नोटिस आया है कि किसी से जबरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन नहीं कराया जाएगा, तो यहां पर किसानों के बीच में यह बात फैल जाती है कि क्वीन विक्टोरिया ने बोली है कि अब इंडिगो लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर जो ये एडेन थे, जो कि ये मजिस्ट्रेट थे, इन ये कह रहे थे कि भाई देखो पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कर लो, अब किसी से जबरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन मत करवाना, और यहां पर जो पुराने हो रहे हैं वो कर लो, नया कल्टीवेशन करवाना होगा तो जिसको मन होगा उससे करवाना, जबरदस्ती मत करवाना, ठीक है। अब यहां पर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे ये रिबेलियन फैलता जाता है वैसे वैसे कलकत्ता से इंटेलेक्चुअल आने लगते हैं, इस रिबेलियन को स्टडी करने लगते हैं, जिन इलाकों में इंडिगो की खेती होती थी वहां के लोगों की जिंदगी के बारे में बताने लगते हैं कि किसानों की, रैयतों की क्या स्थिति है, उनको क्या तकलीफें हैं, प्लांटर्स किस प्रकार से उनको परेशान करते हैं और इंडिगो सिस्टम कितना उनके लिए नुकसानदेह है। इस प्रकार से यहां पर लोग जो हैं वो बात करने लगते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जब रिबेलियन फैलने लगता है, सरकार अभी तुरंत 1857 का रिवोल्ट देखी थी, उसको डर लगने लगता है कि बड़ा रिवोल्ट ना हो जाए, इसलिए यहां पर क्या होता है, जो सरकार होती है वो मिलिट्री को बुला लेती है ताकि प्लांटर्स को बचाया जा सके, और साथ में एक इंडिगो कमीशन बनाया जाता है जहां पर यह इंक्वायरी की जाती है कि यहां पर प्लांटर्स क्या कर रहे हैं, प्लांटर्स जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, किसकी क्या गलती है, ये सब चीजें की जाती हैं। जब यहां पर कमीशन जो है अपना रिपोर्ट देती है तो कमीशन बोलती है कि प्लांटर्स यहां पर बहुत गलत कर रहे थे और उन्होंने जो तरीके अपनाए वो बिल्कुल गलत है, कल्टीवेटर्स के साथ ऐसा व्यवहार सही नहीं है, और इसके साथ ही यहां पर इंडिगो ये कमीशन जो है, इंडिगो कमीशन, ये बोलती है कि इंडिगो प्रोडक्शन किसानों के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, और साथ में कमीशन ये बोलती है कि पुराना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आप पूरा कर दीजिए, नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन मत कीजिएगा, नया आप कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक सोर्स है, इसको आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रिवोल्ट के बाद जब रिवोल्ट हो जाता है, इंडिगो कमीशन बन जाता है, तो उसके बाद इंडिगो प्रोडक्शन बंगाल में कोलैप्स कर जाता है, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पर फिर प्लांटर्स क्या करते हैं, बंगाल छोड़ करके फिर वो आ जाते हैं बिहार में। बंगाल मतलब आज के बंगाल की बात हो रही है, बंगाल और बांग्लादेश की बात हो रही है। तो फिर ये कहां आ जाते हैं, बिहार में आ जाते हैं, बिहार में अपना प्रोडक्शन करने लगते हैं, बिहार में फिर इंडिगो का कल्टीवेशन होने लगता है। फिर उसके बाद आगे चल के महात्मा गांधी की कहानी आपने पढ़ी थी, 1917 में आए थे चंपारण में, वो सब होता है। फिर यहां पर इसी के समय में क्या होता है, धीरे धीरे यहां पर सिंथेटिक डाई आ जाते हैं, मतलब कि केमिकल्स वगैरह आ जाते हैं जिससे कि कपड़ों को डाई किया जाने लगता है, और धीरे धीरे यहां पर इंडिगो का जो प्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। और यहां पर यही चीज कि when Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. चंपारण में वही बात है, जब ये प्लांटेशन बंगाल में बंद हो गया तब ये लोग बिहार आ गए और बिहार में प्लांटेशन करने लगे, और फिर वहां पर महात्मा गांधी गए थे घूमने, उनकी सिचुएशन देखी थी, इंडिगो प्लांटेशन कैसे होता था, क्या दिक्कत होता था, ये सब चीजें वहां पर देखी थी 1917 में, ठीक है। तो यहां पर देखिए तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया और हमने एक प्रकार से देखा कि जो अंग्रेज थे उन्होंने देहाती इलाकों पर अपना कंट्रोल कैसे स्थापित किया। हमने एक क्रॉप के एग्जांपल से समझा कि जो क्रॉप्स यूरोप में डिमांड में थे उनको कैसे यहां पर अंग्रेजों ने इंडिया में उगाया, टैक्स कलेक्शन वो कैसे करते थे, ये सब चीजें यहां पर हम लोग समझ चुके थे। और लोगों की जिंदगी पर, गांव के देहाती लोगों की जिंदगी पर क्या असर हुआ था अंग्रेजी शासन का, ये चीज भी यहां पर हम लोग समझ चुके हैं। तो एक प्रकार से यहां पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।